हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। लेकिन अगर आपने इसके पहले की जो वीडियो नहीं देखी ना तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप क्रम से नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आने को तो आएगा दोस्तों, कहने का मतलब आप देख रहे हैं वीडियो ना तो एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है क्रम से पढ़ना। अगर आप क्रम से पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में 80% तो तुरंत प्रवेश कर जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्रम से नहीं पढ़ रहे हैं तो तत्काल तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद फिर वहीं माइंड से कब गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्रम से पढ़ना जरूरी है। जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इसका नंबर लगाइए। तो मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो इनके एक भाई थे, बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1163 में गौर राज्य की स्थापना की। कहाँ पे? गजनी में। गजनी कहाँ है दोस्तों? ये मुल्तान के बाद है। मुल्तान कहाँ? मुल्तान जो है सिंध क्षेत्र का सबसे लास्ट वाला एरिया था, सबसे पश्चिम क्षेत्र था, ठीक है। और वो भारत वाला क्षेत्र था। मुल्तान सिंध सब भारत के अंतर्गत ही आता था, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था भारत पे आक्रमण करने का? इनका उद्देश्य दोस्तों साम्राज्य विस्तार था, ध्यान रखिएगा। हालांकि फिर ये जो गौरी हैं ये अपने गुलामों को वापस कर देते हैं, अपने जितने भी राज्य जो विजिट किए रहते हैं सब वापस दे करके उन लोगों को अपने चले जाते हैं गजनी। लेकिन इनका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था, ध्यान रखिएगा। इनके युद्धों की बात करें तो देखिए, हम जितना भी युद्ध किया ना हमने क्रम से लगा दिया है। कभी कभार क्रम पूछता है कि मुल्तान युद्ध, सिंध युद्ध, गुजरात में जो आक्रमण किया, जो भी किया, तो इनका क्रम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, हमने डेट मतलब जो भी है सन सहित इसमें दे दिया है। 1175 में देखिए मुल्तान पे आक्रमण किए। उसके बाद 1 साल बाद 1176 में सिंध पे, 1178 में गुजरात पे आक्रमण किए दोस्तों, भीमदेव द्वितीय पर, ठीक है। ये मूलराज द्वितीय भी बोलते हैं इनको, और ये माउंट आबू के पास हुआ था। कहने का मतलब देखिए, गुजरात हमने लिख तो दिया है दोस्तों, उसमें मतलब सौराष्ट्र प्रदेश बोला जा, मतलब हम बात करें तो सौराष्ट्र बोलेंगे उसको, हालांकि सौराष्ट्री वर्ण मिलता है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, राजस्थान स्थान वाला जो भी एरिया था बहुत सा, और MP, महाराष्ट्र, गुजरात सब मिला हुआ था, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो ये मत लगा दीजिए कि यहाँ पे माउंट आबू ये सब चीज़ तो राजस्थान में है फिर गुजरात लिखा है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत काफ़ी बड़ा एरिया था, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए हमने 1178 में देखा कि मोहम्मद गौरी भीमदेव द्वितीय से लड़ता है, लेकिन महमूद गजनवी भी तो भीमदेव से लड़ता है। लेकिन दोस्तों भीमदेव प्रथम थे 1024-25 में जब आक्रमण किया गया था सोमनाथ मंदिर पे, तो भीमदेव प्रथम से ही लड़ाई होती है, वो प्रथम थे। और 150 साल बाद लगभग में भीमदेव द्वितीय से लड़ाई करते हैं मोहम्मद गौरी। तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन दे देगा भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए उसके बाद 1 साल बाद 1179 में पेशावर पर आक्रमण करता है, फिर 1181 में लाहौर पे, उसके बाद 8 साल बाद भटिंडा पे आक्रमण करता है और जीत जाता है। इस तरह से देखिए लड़ाई करता रहता है। और लास्ट में दोस्तों देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, बहुत ही खतरनाक अब होने वाला है। जिस राजा से लड़ता है ना, बहुत ही वीर प्रतापी राजा थे दोस्तों, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। उनसे लड़ाई होती है और ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इसमें क्या होता है ना, मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, इन्होंने इसको माफ़ कर दिया, बोला जाओ, आए हो भारत में लूट खसोट करने, तो मानना नहीं चाहते, जाओ जियो खाओ। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गौरी को मतलब यही एक ना क्या बताएं हम कि छोड़ करके बहुत गलती कर दी पृथ्वीराज चौहान। इनको तुरंत ऑन द स्पॉट उसको मार देना चाहिए। इनकी यही गलती इनके लिए एक भयानक परिणाम साबित होती है आगे चल करके। 1 साल बाद दूसरा युद्ध होता है 1192 का। क्या? 1192 युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी ने मतलब हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और ये पाटन गुजरात के राजा थे, समझ में आया आपको। इसमें मोहम्मद गौरी हरा देता है और बहुत बुरा सलूक करता है दोस्तों, बहुत बुरा। इसको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए ना कि पृथ्वीराज चौहान हमारे लिए मतलब पिछले युद्ध में जो भी हुआ था 1191 में हमें छोड़ दिया था, तो हम भी छोड़ दे, नहीं छोड़े तो कम से कम उसके साथ अभद्रता ना करें ना। मारना है मार दो, ठीक है, लेकिन बहुत बुरी तरह से तड़पा के मारा दोस्तों। क्या ना कि मतलब इनको पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने के बाद क्या करता है ना कि इनकी दोनों आंखें सलाखों से फोड़ दी जाती है, दोनों आंखें सलाखें से फोड़ दी जाती है। 2 लोहा राड गर्म करवाता है और दोनों आंखों में कुचवा देता है, उनकी आंखें फूट जाती है। आप एक बात बताओ, आपको कोई अगर सुई या पिन चुभा देगा ना तो फिर जान निकल जाएगी आपकी। लेकिन सोचिए
उस बेचारे को कितना तड़पा के मारा गया कि दोनों आंखें एकदम लाल लोहे से डाल करके दोनों आंखें फोड़ दी गई। उसको दरबार में, पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाया गया। इसने बोला कि लेकर आओ मेरे पास पकड़ करके। मोहम्मद गौरी बैठा था अपने सिंहासन पे और पृथ्वीराज चौहान को सैनिक पकड़ के ले गए। वहाँ पे मतलब मजाक उड़ा रहे थे सब दरबारी, और ये मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का मजाक उड़ाने लगे। बोले कि सुना है तुम शब्द भेदी बाढ़ चलाते हो, और खूब मतलब क्या दांत दिखा रहे थे लोग, हंसी मजाक कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान को बहुत मतलब अपमानित कर रहे थे उनको। और ये दोस्तों जो ये पृथ्वीराज चौहान है ना, ये इतने महान राजा थे कि सोचिए शब्द भेदी बाढ़ चलाते थे। शब्द भेदी बाढ़ का मतलब दोस्तों, जैसे आपने रामायण अगर आप लोगों ने सुना होगा तो राजा दशरथ थे ना, एक बार शब्द भेदी बाढ़ चलाए थे। किसके लिए? श्रवण कुमार के लिए। उन्होंने हिरण या कोई जानवर समझ करके चलाया था, लेकिन जाकर के श्रवण कुमार को लगी थी। निशाना नहीं लगाया था, बस शब्द भेदी बाढ़ चला दिया। तो वहाँ पर कोई भी रहेगा जाकर उसको लगेगा जहाँ से शब्द आ रहा हो। तो श्रवण कुमार जो हैं वो घड़े से पानी भर रहे थे, तो वहाँ गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पे शब्द आ रहा था। ठीक है, तो ये शब्द को पकड़ते हुए जाकर के बाढ़ लग गई श्रवण कुमार को। अगर वहीं उस समय कहीं दूसरी जगह, उसके आसपास में कहीं दूसरी जगह आवाज़ होता ना, तो श्रवण कुमार को वो तीर नहीं लगती। वो तीर जो है जहाँ से आवाज़ आ रही होगी पास में, उधर चली जाती। लेकिन आवाज़ आ रही थी वहीं घड़े के पास से, जहाँ पे श्रवण कुमार थे, वहीं पर जाकर के लग गई। तो वही चीज़ होती है। तो इसने बोला कि ठीक है, हम तुमको एक मौका देते हैं, हम तुमको जीने का एक मौका दे देंगे, अगर तुम शब्द भेदी बाढ़ से हमको मार दो। हम भी देखना चाहते हैं कि कैसा होता शब्द भेदी बाढ़। लेकिन दोस्तों पता है, पृथ्वीराज चौहान, उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। अभी उन्हें जीने की लालसा रहेगी क्या? तो फिर भी इसको अपमान कर रहा था हमारे भारत देश का, प्लस उसके बाद हमारे मतलब वीर प्रतापी राजा का। तो उन्होंने इसको मजा चखाना चाहा। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द भेदी बाढ़ चलाते हैं। इनको तीर धनुष दिया गया, और इनके एक दरबारी कवि रहते थे दोस्तों, चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। तो वो भी इनके पास में थे। उनके जो दरबारी कवि थे, उन्होंने बोला एक मतलब वाक्य बोला, और उसी के आधार पे अपना ये इन्होंने तीर छोड़ दिया। इन्होंने ये बोला 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इतना सुनते ही इन्होंने तीर छोड़ दी और जा करके एकदम सीधे उनके गले को पार कर गई। किसके? मोहम्मद गौरी के। और दोस्तों वहीं तड़प के मर गया। देखा, कहने का मतलब 4 बास 24 गज का मतलब कि उन्होंने बताया कि इतनी दूरी पर 4 बास नापोगे, उसके बाद 24 गज नापोगे और 8 अंगुल नापोगे, तो उतनी दूरी पर कौन है? सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो मतलब कि चूको मत चौहान, वहाँ पे मतलब उसको मार डालो। तो देखिए, कई विद्वानों के इतिहासकारों का मत है, कुछ अलग अलग अपनी राय देते हैं। कुछ लोगों को कहना है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब शब्द भेदी बाढ़ छोड़ी थी ना, तो जाकर के सुल्तान को लग गई और वहीं तड़प के मर गया। ठीक है, और उसके बाद चंद्र बरदाई क्या है ना कि ये निकालते अपना कटार, पृथ्वीराज चौहान का अपना गला काटते हैं और खुद का काटने के बाद मर जाते हैं। उनको पता है कि अगर हम जिंदा रहेंगे ना तो फिर ये बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे, इसलिए अपने कटार से मार लो। तो इस तरह से मतलब उनकी लीला समाप्त हो गई। और इतिहासकारों का मत क्या है? कुछ लोगों का मानना ये था कि ये जो है शब्द भेदी बाढ़ से ही मरा मोहम्मद गौरी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मोहम्मद गौरी के बगल में एक बहुत बड़ा घंटा था। ठीक है, उसी समय क्या हुआ, बगल में क्या मतलब कुछ दूरी पे है लेकिन उसी के सामने, उसी समय क्या हुआ कि जैसे ही मतलब ये तीर का निशाना लगाना चाहा, घंटा मतलब बहुत बड़ा घंटा, तो वो घंटा बज गया। किसी ने घंटे को बजा दिया। जब घंटा बज गया तो घंटे की आवाज़ सुन गई तीर जाकर के उस घंटे पे लग गई और उस घंटे के 2 टुकड़े कर दिया दोस्तों। मतलब घंटा फट के 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। बहुत बड़ा घंटा था वो, पीतल का। तो इस तरह से मतभेद है। अब इतिहासकारों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कोई कहता है कि उसी से मारे गए, कोई कहता है कि नहीं बच गए, घंटे को पकड़ ली उनकी तीर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। बहुत ही प्रतापी राजा थे। उसके बाद दोस्तों देखिए होता है 1194 में चंदावर का युद्ध। अब ये क्यों होता है? चंदावर का युद्ध देखिए 1194 में होता है दोस्तों। ये होता है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद से। जयचंद वही है जिसका आप उदाहरण देते हैं, आप लोग देते हैं ना, करे यार एकदम जयचंद हो। जयचंद का मतलब गद्दार होता है दोस्तों। आज के समय में हम लोग नाम लेते हैं, कोई अपने बच्चे का जयचंद नाम नहीं रखता है।
इसी ने, जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को अपने भारत देश में बुलाया था, बोला था आइए हम आपका सपोर्ट करेंगे, यहाँ के राजा हैं उनको मार पीट के भगाइए, यहाँ से शासन कीजिए। और देखिए इन्होंने, जयचंद ने बुलाया मोहम्मद गौरी को, और ठीक इसके मतलब पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद इनसे आक्रमण करके इनको भी मार देता है। तो गद्दारों की यही सज़ा होती है, जो गद्दारी करते हैं ना देश के साथ। अच्छा किया कि मोहम्मद गौरी ने इसको मार दिया, मैं भी सपोर्ट करता हूँ इसके लिए। तो 1194 इससे लड़ाई होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में हम देखेंगे, तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? मोहम्मद गौरी का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मतलब भी भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। अगर पूछेगा भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी है, ठीक है। इनके सिक्का पे देवी लक्ष्मी का आकृति बनी है एक साइड, और दूसरी साइड अरबी भाषा में। एक साइड देवी लक्ष्मी का, दूसरी साइड अरबी भाषा में। जबकि महमूद गजनवी की बात करें, उसके सिक्कों पर एक तरफ अरबी भाषा में लिखा है, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि दे देगा दोनों में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। एक मिनट दोस्तों, अच्छा, इसके दो मुख्य गुलाम थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक मिनट दोस्तों, हाँ, इसके दो मुख्य गुलाम थे, ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। हालांकि इसके कई गुलाम थे, आपका ताजुद्दीन एल्दौस था, कुबाचा था, लेकिन इन दोनों की हम अगर बात करें तो क्या हुआ ना कि देखिए, एक बार लड़ाई कर रहा था मोहम्मद गौरी, इधर आपके पंजाब में कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के प्लस इल्तुतमिश को लेकर के इधर पंजाब में इधर ही लड़ाई कर रहा था। उसी समय क्या होता है ना कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये दोस्तों अलग सेना लेकर के अपना लड़ाई कर रहा था, और ये लड़ते लड़ते अपना बिहार से होते होते बंगाल पहुंच गया। सोचिए, अभी ये लोग गौरी और अभी पंजाब में फंसे हैं, ये अकेले अपनी पूरी उत्तर मतलब उधर से लेते हुए पूरा अपना बंगाल तक पहुंच गया लड़ते लड़ते। और वहीं पे एक राजा रहते हैं लक्ष्मण सेन, ठीक है। तो जो लक्ष्मण सेन थे ना, इनके एक दरबारी कवि थे जयदेव, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, दरबारी कवि थे। तो लक्ष्मण सेन के यहाँ पहुंच गया, और लक्ष्मण सेन अपना देखें कि आ चुका, तो ये भाग गए, छोड़ के राज्य अपना भाग गए। अच्छा, इसका एक चीज़ देखिए बहुत गलत किया है ये इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि हमारा जो भारत था पिछले समय में, प्राचीन समय में बहुत समृद्ध था, बहुत ज़्यादा समृद्ध था, इतना ज्ञान था हमारे भारत के पास ना, कि आज के समय में जो नासा के वैज्ञानिक हैं ना अमेरिका के, वो सब भी नहीं इतना पता कर सके। सच बता रहा हूँ मैं, तो इतना ज्ञान था। ठीक है, नासा ने अपना अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा अनुसंधान किया है, लेकिन अन्य चीज़ों के मामले में हम मतलब ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारे भारत में जितना प्राचीन समय में मतलब विकास था, जो भी चीज़ें थी, ज्ञान का भंडार था, वो आज के समय में दुनिया के पास नहीं है। ऐसे ही भारत का गौरव नहीं कहा जाता। उसमें इतना मतलब हमारे यहाँ पास मतलब ज्ञान का भंडार था कि देश विदेश के लोग आकर के हमारे भारत में पढ़ते थे दोस्तों, ठीक है। क्या किया इस दुष्ट ने, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को एकदम तहस नहस कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ता है तो नालंदा विश्वविद्यालय, दोस्तों नालंदा जिला में पड़ता है, बिहार में है, वहाँ पे विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय को इतनी बुरी तरह से तहस नहस किया ना कि क्या बताऊँ। अगर मेरे पास अभी होता ना तो इसको सच में मतलब बहुत बुरी तरह से तहस नहस किया। वहाँ पे तहस नहस करने के बाद, तोड़ने के बाद उस विश्वविद्यालय को, उसमें आग लगा दी दोस्तों, आग लगा दिया। पता है उसमें इतनी पुस्तक थी, इतना ज्ञान का भंडार भरा हुआ था ना कि 6 महीने तक वो जलती ही रही। जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें इतना पुस्तक था कि 6 महीने तक लगातार जलता रहा। सोचिए, पूरी दुनिया का ज्ञान कहे ना तो पूरा का पूरा ज्ञान उसी में भरा था। और जब से वो विश्वविद्यालय नष्ट हुआ, जला, तब से हमारे भारत में अज्ञानता का वर्ष शुरू हो गया। मतलब कुछ जानकारी ही नहीं रही। उसके बाद जब कोई जानकारी नहीं तो आप कर कैसे पाओगे। जैसे मान के चलिए किसी पुस्तक से आप देख के पढ़ के किसी व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं आप, अगर किसी दिन किसी ने आपकी पुस्तक को चुरा लिया तो क्या आप इलाज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको नई दवा दे करके उस पर प्रयोग करना होगा। प्रयोग करने में हो सकता है उस मरीज की जान भी चली जाए। तो वही चीज़ें हुआ जब हमारे पास सारा ज्ञान विज्ञान, ठीक है ना, हर एक चीज़ की पुस्तकें ही जल गई,
तो सिंपल सी बात है, हम फिर से प्रयोग करेंगे। तो उसी तरह आज भी वही प्रयोग कर रहे हैं, पुस्तकें नहीं है इसकी वजह से। तो इस तरह से कहने का मतलब कि बहुत बड़ा मतलब ज्ञान का भंडार था हमारा वो, लेकिन क्या करें, इस दुष्ट ने उसको नष्ट कर दिया। और 1206 में फिर मृत्यु हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे दैमक नामक जगह पड़ता है सिंधु नदी किनारे। खोखरो जनजाति द्वारा, देखिए लास्ट में क्या होता है ना कि चला जाता है गजनी, लेकिन फिर वापस आता है जनजातियों को पीटने। क्यों? क्योंकि जब ये वापस जा रहा होता है ना, तो खोखरो जनजाति देखती है, ये तो सोचती करी ये तो अभी लड़ाई करके गया है, फिर हमको मारने के लिए आ रहा है, जबकि वास्तविक वो वापस भारत से घर लौट रहा था अपने गजनी के लिए। तो जनजातियों ने सोचा कि हमको पीटने आ रहा, अब इन लोगों ने लड़ाई कर दिया वहाँ पे। ऑलरेडी जब यहाँ पे गजनी जा रहा था ना, भारत की तरफ आ रहा था लड़ाई करते करते, तो खोखरो जनजाति को बहुत नुकसान पहुँचा था। वो लोग गुस्से में थे, जनजाति बहुत खतरनाक होते हैं, वो लड़ाई कर लेते इससे, ठीक है। तो वहीं खूब अच्छे तरह से लड़ाई हुई, इसमें घायल हो गया था आपका। जब वो वापस गजनी की तरफ जा रहा था, तो उस समय क्या हुआ ना कि खोखरो जनजाति ने इसको बहुत परेशान करती है। परेशान इसलिए करती है दोस्तों, क्योंकि जब भारत की तरफ विजिट कर रहा था ना, जब भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो खोखरो जनजाति से भी लड़ाई करता, तो खोखरो जनजाति को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो ये जब फिर वापस गजनी के लिए जा रहा था, तो खोखरो जनजाति ने देखा, अरे वो तो आ रहा है, इसका मतलब हम लोग को फिर से मारेगा, काटेगा। तो उस समय खोखरो जनजाति ने बहुत इसको परेशान किया, काफ़ी लड़ाई लड़ी, खूब छिप छाप के इसको, मतलब इनके सैनिकों को प्लस इसको बहुत परेशान किया। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चोटिल हो चुका था, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो पहले गजनी चलते हैं। तो ये उस समय गजनी वापस चला गया, लेकिन वहाँ पे इसने मन बनाया ना कि हम चल के इसको पीटेंगे लोगों को। फिर वहाँ से वापस आए लोगों से लड़ाई करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी इसको, क्योंकि ऑलरेडी खोखरो जनजाति ने बहुत इसको चोट कर दिया था। इसकी वजह से मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनके अगर हम थोड़ी से देखें, इनके जो गुरु थे ना, उनका नाम था राम पुरोहित। और दोस्तों ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश सहित 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं बोलना जानते थे। और इनके राज्य के कुछ विद्वान थे, चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। अच्छा ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासों की जो रचना हुई ना, चंद बरदाई ने किया तो था, लेकिन तभी तक जब तक पृथ्वीराज के साथ थे। उसके बाद कटार से मार दिए ना, तो उसके बाद मतलब उसके पहले ही उन्होंने पुस्तक जो है अपने पुत्र को दे रखा था। उसके बाद इनके पुत्र ने ही मतलब आगे की जो भी वृत्तांत थी सब लिखा, ध्यान दीजिएगा। और कश्मीर के जयानक हो गए, विद्यापति, गौड़, जनार्दन, विश्वरूपा, बागेश्वर, ये सब इन्हीं के दरबार में थे। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब लाइट की बड़ा दिक्कत हो रही है, तो हम वीडियो स्ट्रीप पर स्टॉप करते हैं। और बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने देख लिया। और प्लीज़ यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो, नहीं आता तो भी बताइए ना, डिसलाइक कीजिए, ताकि हमें भी तो पता चले। अभी आप लोग एक भी डिसलाइक नहीं किए किसी वीडियो पे, नहीं समझ में आता, नहीं पता चलता, मतलब कुछ भी समझ में आता तो आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन पसंद आता है तो कम से कम इतना कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी तो आप लोगों से ही तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कम से कम सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वीडियो हमारी देखेंगे, लेकिन नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा, नमस्कार।